गुड इवनिंग गाइस। आरम्य स्टडीज़ के अंदर आपका स्वागत है। और हमारी जो पॉलिटिक यूनिट नंबर 1 है उसका जो प्लेटो था वो कंप्लीट हो चुका था हमारा। आज बारी है अरस्तु की। मैंने बोला था कि अरस्तु की जल्दी वीडियो आने वाली है, तो आज अरस्तु की बारी है। आज हम अरस्तु को कम्प्लीटली समझ जाएंगे पूरा। जो भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम सारे को कवर करके चलेंगे। अरस्तु प्लेटो के जो प्लेटो इनके गुरु थे अरस्तु के। ठीक है, ये वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसको आप मैंने अंडर कोमास के अंदर ब्रैकेट में बंद कर रखा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने राजनीति को एक वैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण दिया। कई बुक्स के अंदर क्या है कि सिर्फ यही दे रखा है कि वैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण दिया है। अब हमें क्या पता है भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है और व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या होता है, तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट तो हम देखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तथ्यों को इकट्ठा करना, उनका विश्लेषण करना और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अब अरस्तु ने इसे कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे दिया, तो फर्स्ट तो है तुलनात्मक अध्ययन। अरस्तु ने केवल कल्पना के आधार पर नहीं कहा एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, बल्कि उन्होंने अपने समय के 158 देशों के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के दूसरे पॉइंट पर, कार्य कारण का संबंध। उन्होंने जो तुलनात्मक अध्ययन किया उससे क्या प्राप्त हुआ उन्होंने यह खोजने की कोशिश की कि क्रांतियाँ क्यों होती हैं। उन्होंने पाया कि यदि अन्याय होगा तो क्रांति अवश्य होगी। तो ये उनका कार्य क्या है क्रांति, और कारण क्या है अन्याय। ये इसका कार्य और कारण का संबंध हो गया। अब व्यवहारिक दृष्टिकोण देखते हैं। इससे तात्पर्य है काल्पनिक बातों के बजाय सच्ची बातों को स्वीकार करना। ये हम उसके अंदर ऐड कर सकते। ठीक है, प्लेटो vs अरस्तु, इन दोनों का मतलब इन दोनों में से क्या जो इनकी विचारधारा थी उसके अंदर देखते हैं। अरस्तु के गुरु प्लेटो एक दार्शनिक राजा की कल्पना करते हैं कि एक आदर्श राजा कैसा होगा, ऐसा जो शायद धरती पर मिलना मुश्किल है। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि प्लेटो जो अपना एक दार्शनिक राजा बताते हैं, उसे बनाते 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 50 साल लग जाते हैं उसको, कल्पना के आधार पर। वैसे नहीं, क्योंकि इनका टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा रहा, तो इनको कोई माना ही नहीं। इनकी जो अवधारणा थी उनको किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब अरस्तु ने कहा कि हमें यह नहीं देखना चाहिए कि सबसे अच्छा क्या है, बल्कि यह देखना चाहिए कि सबसे अच्छा क्या संभव है। सबसे अच्छा क्या संभव है। अब प्लेटो तो मतलब कल्पना के आधार पर बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, बट ये क्या बोल रहे हैं कि सबसे अच्छा क्या संभव हो सकता है। ठीक है, कानून का शासन, इसी के अंदर है अरस्तु के अंदर कानून का शासन। उन्होंने माना कि एक इंसान भावनाओं में बह सकता है, इसलिए शासन व्यक्तियों का नहीं बल्कि कानून का होना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। अब ये क्या था, ये व्यवहारवादी उनका दृष्टिकोण था। अब हम देखते हैं अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक, जो हमने शुरुआत में देखा। अब इसको फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जहाँ मैंने इनको अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, जैसे 1 से लेके 6 पॉइंट तक, फिर उनके अलग अलग पॉइंट्स किए हुए हैं। तो मतलब इससे काफ़ी एक्सप्लेनेशन में काफ़ी अच्छा रहेगा। जहाँ प्लेटो कल्पनावादी थे वहीं अरस्तु यथार्थवादी थे। उन्होंने लगभग 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स लिखी। उनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था पॉलिटिक्स, राजनीति और नैतिकता का पृथक्करण। अरस्तु पहले विचारक थे जिन्होंने राजनीति को नीति शास्त्र से अलग कर एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। उन्होंने दिखाया कि राजनीति केवल आदर्श की बात नहीं बल्कि सत्ता और संस्थानों के प्रबंधन का विज्ञान भी है। अब हम देखते हैं उनकी आगमनात्मक पद्धति। उन्होंने सामान्य से विशेष की ओर जाने के बजाय विशेष से सामान्य की ओर जाने वाली वैज्ञानिक पद्धति अपनाई।
यानी पहले उन्होंने हकीकत आंकड़ों को देखा, फिर सिद्धांत का निर्माण किया। ये उनकी आगमनात्मक पद्धति है। अब उनका यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या कहता है? प्लेटो जहाँ क्या होना चाहिए पर जोर देते थे, वहीं अरस्तु ने क्या है पर ध्यान दिया है। ये इसका मेन पॉइंट है, यथार्थवादी उनका दृष्टिकोण। अब दूसरा पॉइंट है राज्य पर विचार। अरस्तु के क्या विचार है राज्य के ऊपर? अरस्तु के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति समाज या राज्य के बिना रहता है वह या तो पशु है या फिर देवता है। राज्य परिवार का विस्तार है। पहले परिवार बना, फिर ग्राम और अंत में राज्य का निर्माण हुआ, ऐसा अरस्तु कहते। फिर बोलते हैं कि राज्य का उद्देश्य क्या है? राज्य का अस्तित्व केवल जीने के लिए नहीं बल्कि अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए। कितनी अच्छी बात की उन्होंने। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, संविधानों का वर्गीकरण। उन्होंने जो 158 देशों का जो अध्ययन किया उसके अंदर क्या उन्होंने किस किस टाइप में उसको बांटा है, क्या क्या उनके अंदर डिवाइड किया है सबको। अरस्तु ने शासन करने वालों की संख्या और उनके उद्देश्य के आधार पर शासन प्रणालियों को वर्गीकृत किया है। फर्स्ट, शासन करने वालों की संख्या और सामान्य रूप और विकृत रूप उनके अनुसार, अरस्तु के अनुसार। फर्स्ट तो है एक व्यक्ति। जब एक व्यक्ति शासन करेगा तो सामान्य रूप से उसे राजतंत्र कहेंगे। और विकृत रूप, इसका विकृत रूप यानी कि बिगड़ा हुआ रूप क्या है? निरंकुश तंत्र। जब वो बिगड़ जाएगा या फिर ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? निरंकुश तंत्र। कुछ व्यक्ति मिलकर सामान्य रूप इसका कुलीन तंत्र, जबकि विकृत रूप, बिगड़ा हुआ रूप धनिक तंत्र। अनेक व्यक्ति, फर्स्ट हो जाएगा मतलब सामान्य रूप इसका हो जाएगा राजनीति, जो अभी हमारे भारत के अंदर है, और विकृत रूप हो जाएगा उसका लोकतंत्र। हम समझते हैं कि लोकतंत्र एक अच्छा तंत्र है, बट उस टाइम पे जो अरस्तु के टाइम पे क्या हुआ कि लोकतंत्र वहाँ का मतलब लोगों के साथ अन्याय ही होता था। वो सोचते थे कि यार ये सब हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे देश में लोकतंत्र होने के बावजूद भी ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने लोकतंत्र को एक विकृत कहा है, बल्कि लोकतंत्र एक सही भी है, इसकी कुछ बुराइयां भी है। सभी समझते हैं कि इसकी कुछ बुराइयां भी है, लेकिन इसकी अच्छाइयां भी तो बहुत ज़्यादा है कि ये टाइम टेकिंग है ये लोकतंत्र। तो उनके अनुसार ये विकृत रूप है, जबकि हमारे अनुसार ये लोकतंत्र सबसे अच्छा है, क्योंकि लोकतंत्र सबसे अधिक टिकाऊ है। जैसे हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए? 47 में आज़ाद हुआ था और अभी 26 चल रहा है, 2026। तो अभी तक लोकतंत्र के अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, वो वैसे ही चल रहा है। लोगों को लोकतंत्र के ऊपर विश्वास है, जबकि उस टाइम पे नहीं था, इसलिए उन्होंने विकृत रूप मतलब विकृत के अंदर डाल दिया इसको। अब एक नोट है, अरस्तु ने राजनीति के सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक शासन माना है। मतलब अरस्तु ने राजनीति को सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक शासन माना है, क्योंकि यह मध्यम वर्ग द्वारा संचालित होता है। ये नोट के अंदर मैंने लिखा है, तो आप भी इसको नोट कर सकते हैं। 4 पॉइंट, अरस्तु की दास प्रथा। अरस्तु ने दास प्रथा जो उस टाइम पे चलती थी उसके लिए क्या बोला है? अरस्तु ने दास प्रथा को अच्छा बताया। आज के समय में जहाँ समानता की बात करते हैं, लेकिन अरस्तु के समय दास प्रथा यूनानी अर्थव्यवस्था का आधार थी। उन्होंने तर्क क्या दी? अरस्तु ने तर्क दिया कि कुछ लोग जन्म से ही बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ होते हैं, जो केवल आदेश देने के लिए ही बने हैं। मतलब जो अरस्तु मानते थे कि कुछ लोग सिर्फ आदेश देने के लिए भगवान ने उनको भेजा है, वो कुछ और काम नहीं कर सकते, वो सिर्फ आदेश ही दे सकते हैं। कुछ लोग शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, लेकिन उनमें सोचने व समझने की शक्ति कम होती है, तो वो दास बन जाते। फिर जैसे शरीर पर आत्मा का और पशुओं पर मनुष्यों का शासन स्वाभाविक है, वैसे ही बुद्धिमान का कम बुद्धिमान पर शासन भी प्राकृतिक है। जबकि हमारे कानून के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो समानता की बात करता है कि आप अगर कोई कमज़ोर है, कमज़ोर दिमाग वाला है, तो आप उस पर शासन थोड़ी करोगे। अरस्तु के अनुसार
दास जब स्वामी के सभी छोटे छोटे कार्यों को कर लेता है तो स्वामी राज्य के विकास के लिए अपना समय दे सके। जब दास अपना सारा काम, जो स्वामी का सारा काम है, वो अपना आप जो छोटे छोटे जो भी काम है उनको अगर वो कर लेता है दास, तो स्वामी के लिए राज्य के विकास के लिए अपना वो समय दे सकता है। वो उन छोटे छोटे कामों के अंदर उलझ के नहीं रहेगा, क्योंकि दास के पास अपनी बुद्धि नहीं होती है, ये ऐसा मानते थे, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए यदि वह एक बुद्धिमान स्वामी के संरक्षण में रहेगा तो उसे एक अनुशासित जीवन कैसे जिया जाता है यह सीखने को मिलेगा। ये इसके बेनिफिट्स बता रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही अरस्तु ने दासता का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी। मैंने जब ये पढ़ा तब मेरे को लगा कि हाँ, उन्होंने दास प्रथा को कुछ कुछ ठीक भी बताया है। फर्स्ट क्या है? मानवीय व्यवहार। स्वामियों को अपने दासों के साथ क्रूरता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दास स्वामी के शरीर का ही एक अंग है। मुक्ति की संभावना, ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इनके, आप इनको पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं। फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स भी लगने वाले हैं। अभी एनुअल स्कीम के एग्ज़ाम लग रहे हैं, तो हम फटाफट से, हमको 4 यूनिट कंप्लीट करनी है, तो आज अरस्तु कंप्लीट हो जाएंगे। यदि कोई दास बुद्धि का विकास कर ले तो उसे दासता से मुक्त कर देना चाहिए। अब 5वां पॉइंट है हमारा, नागरिकता का सिद्धांत। अरस्तु क्या कहते हैं नागरिकता के सिद्धांत के अनुसार? अरस्तु के अनुसार केवल वहाँ रहने से या कानूनी अधिकार मिलने से कोई नागरिक नहीं बन जाता, बल्कि वह व्यक्ति नागरिक है जो राज्य, न्याय, प्रशासन और विधायी कार्यों में भाग लेता है, वही सिर्फ नागरिक है। अरस्तु के अनुसार योग्यता क्या है नागरिक बनने की? व्यक्ति के पास सही गलत का फैसला करने की क्षमता होनी चाहिए। जिसे रोटी कपड़ा मकान के लिए शारीरिक मेहनत न करनी पड़े, वही केवल नागरिक है। और जो नागरिक नहीं है वो कौन है? अरस्तु के अनुसार श्रमिक, कारीगर, महिलाएं, दास, बच्चे, वृद्ध, जिनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, उन्हें नागरिकता का विरोधी यानी अनागरिक बताया है। अब नागरिकता का आधार क्या है? गुण। अरस्तु के लिए नागरिकता कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं बल्कि एक गुण था, यानी कि जिसके अंदर ये गुण होंगे वही नागरिक होगा। अरस्तु ऐसे कहते हैं। उनके अनुसार एक अच्छे नागरिक का मुख्य गुण यह है कि वह शासक बनना भी जानता हो और शासित होना भी, यानी कि उसके ऊपर कोई शासन भी कर सके और वो शासक भी बन सके, एक अच्छा शासक भी बन सके। अब लास्ट हमारा पॉइंट है क्रांति के विचार। अरस्तु ने क्रांतियों के कारणों और उन्हें रोकने के उपायों का गहरा विश्लेषण किया है, जिसमें हमने मतलब मोटा मोटा देख लिया था कि उन्होंने अन्याय को बताया था कि क्रांति क्यों होती है, अन्याय के कारण। मुख्य कारण, अरस्तु के अनुसार अन्याय क्रांति का मुख्य कारण है। जब लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो वो विद्रोह करते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर अगर कोई धांधली हो जाती है तो बच्चे ऐसे समझते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है या फिर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो वो विद्रोह करते हैं, मतलब हड़ताल करते हैं ऐसा। तो क्रांति ये उनका प्लेट अरस्तु का आज के टाइम में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अभी तो यही है। अब इसका समाधान क्या है? अरस्तु के अनुसार न तो अधिक गरीब व न अधिक अमीर शासन कर सकते हैं, केवल अमीर व गरीब के मध्य वर्ग वाला ही सही शासन कर सकता है। मध्य वर्ग द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वोत्तम है। जब मध्यम वर्ग द्वारा जनता द्वारा मध्यम वर्ग व जनता द्वारा कहीं कहीं पे मतलब गलत होता है तो मैं उसको सुधार लेता हूँ। जब मध्यम वर्ग व जनता द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाएगा तभी सफल शासन माना जाएगा। तो ये हमारे अरस्तु कंप्लीट हो चुके हैं। और मैंने एक बार अपनी यही वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, तो उसमें क्या था कि ये सब साफ नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे को पता है कि उसको 720 HP पे करके देखना पड़ता है तभी ये ज़्यादा साफ दिखाई देती है, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने जो कंटेंट आपके सामने जो रखा है
इसको मुझको लिखने में भी काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि कल मैंने वीडियो नहीं डाली थी। और इसको लिखने में, इसको सारा जहाँ जहाँ से भी मुझको मिले कि इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उनको फाइंड आउट करने में जो भी टाइम वेस्ट होता है, मेरे को भी पता है कि ये मेरे लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बट जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर चाय के अंदर मक्खी गिर जाए और एक घी, मतलब चाय का कप होता है, उसके अंदर अगर मक्खी गिर जाएगी तो आप उसे ढोल दोगे। लेकिन अगर घी के कप के अंदर अगर मक्खी गिर गई तो आप मक्खी को फेंक दोगे, घी को नहीं ढोलोगे। ठीक है, तो मैं ऐसे करके पढ़ाता हूँ, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आज हमारा अरस्तु भी कंप्लीट हो चुके हैं, और कल आएगी थॉमस एक्विनोन, और शायद सेंट ऑगस्टाइन को भी मैं इनके साथ ही कंप्लीट कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही।